नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्थ पार्ट हम कर रहे थे, उसी के अंदर आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम कर चुके थे एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशंस सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद में हम जो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हम मान करके चलते हैं दोस्तों, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 कैपेसिटेंस है, चार्जेस जो है वो Q1 Q2 हैं एंड पोटेंशियल उनका V1 V2 है। तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग टोटल चार्ज जो है हम लेकर के चले तो क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू दोस्तों वो होता है आपका Q इज इक्वल टू CV। तो जो शेयरिंग से पहले है और जो बाद में है, पहले है और जो बाद में है, तो दोनों चार्ज इक्वल होंगे तभी तो क्या होगा, इक्विवेलेंट हम उसको मान के चलेंगे। तो इसके अंदर से हम ले लेते हैं, देखो कि जो है टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग टोटल कैपेसिटेंस और V वैल्यू 1 रह जाएगी। अगर बिफोर शेयरिंग है, जब तक शेयर नहीं किया है, तो दोनों कैपेसिटर का चार्ज अलग अलग होगा, तो इसलिए दोनों चार्ज के साथ में अलग अलग प्लस कर दिया गया है। अगर इसके अंदर से V की वैल्यू निकालें हम, तो C प्लस में C1 प्लस C2 ये नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे हम दोस्तों इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। V इज द कॉमन पोटेंशियल। टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, तो एनर्जी निकालें तो शेयरिंग से पहले शेयर नहीं किया है तब कॉमन पोटेंशियल नहीं हुआ है, तो तब क्या हो जाएगा, अलग अलग हाफ CV स्क्वायर होती है, 1 के लिए C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अगर आफ्टर शेयरिंग करें तो एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा और कैपेसिटेंस दोनों का ऐड हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो लॉस ऑफ एनर्जी देखो दोस्तों कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ है कि ये जो है पहले थी शेयर करने से, ये बाद में है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल की हमने यूज कर ली है, तब जा कर के देखो तो U1 माइनस U2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में C1 C2 V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर और 2/C1 प्लस C2 स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू जो आई है, ये आई है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में U1 बड़ा है U2 से, मतलब बिफोर शेयरिंग ज़्यादा एनर्जी थी आफ्टर शेयरिंग से, तो इसलिए क्या हो जाएगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है एनर्जी का उसके अंदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स are connected together. The loss of energy appears as heat and the wire connecting two capacitors may becomes hot. ये किसकी फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में ये एनर्जी हमें अपीयर होगी। नेक्स्ट है दोस्तों पोलर मॉलिक्यूल्स। ए मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट coincide with center of negative charges is called polar molecule. वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड नहीं करता नेगेटिव चार्ज के साथ में, उसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। इनके अंदर दोस्तों क्या आते हैं, पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिक शेप में नहीं होते, इनके अंदर सिमेट्री नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। HCl इसका एग्जाम्पल, H2O, NH3 CO3 एल्कोहल एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। ये यहाँ पे H2O वाटर का एग्जाम्पल लिया है, देखो ये सिमेट्री, इसके बीच में एंगल 105 डिग्री, ये जो सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, इस टाइप में के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट दोस्तों इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द परमानेंट डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स orient in random direction and hence the net dipole moment is 0। तब तक इसको नहीं रखा जाता है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तब तक क्या होगा, इसका जो है मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन जो होती है वो रैंडम डायरेक्शन में होती है। बट जब इसको रखा जाता है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है उससे जब पहले 0, तो रखा जाता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द डाइपोल्स ओरिएंट्स देमसेल्व्स इन रेगुलर फैशन and hence dipole moment is induced। Complete alignment is not possible due to thermal agitation। तो कंप्लीट अलाइनमेंट तो नहीं हो पाती, बट दोस्तों क्या होता है एक रेगुलर फैशन के अंदर आ जाते हैं तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो इंड्यूस्ड हो जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके से जो है एक कंप्लीट अरेंजमेंट के अंदर कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव का कम्बाइनेशन इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाती है दोस्तों। ये जो जिस तरीके से पहले बने हुए थे ना उनकी अरेंजमेंट क्या होती है एक अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाती है। ऐसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स उसी का उल्टा है दोस्तों। ए मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड नॉन पोलर। वहाँ कोइंसाइड नहीं हो रहा था पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ में, बट यहाँ क्या है कोइंसाइड हो रहा है, उसको हम नॉन पोलर बोलेंगे। इनकी एक क्या होती है सिमेट्रिकल शेप भी होती है, जैसे N2 है, CH3 है, O2 है, C6H6 है। मीन्स क्या है जो गैसेज हैं जो वो लगभग जो है क्या होंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर काउंट हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन ये क्या होता है इन एब्सेंस ऑफ external electric field the effective positive and negative centers coincide and hence dipole is not formed। dipole formed नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सेंटर्स coincide होते। but when electric field is applied the positive charges are pushed in the direction of electric field and the electrons are pulled in direction of opposite to the electric field due to separation of the effective centers of positive and negative charges dipole formed। तो क्या होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रखे जाते हैं ये, तो क्या होता है इसके अंदर कि पॉजिटिव चार्ज है जो वो क्या होगा पुश्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और क्या हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुल्ड होंगे पॉजिटिव की तरफ में। तो इससे क्या होगा इनके आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके बीच में सेपरेशन आ गई स्मॉल, तो क्या बन गया डाइपोल फॉर्म्ड हो जाता है दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक जनरली ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड ए डाइलेक्ट्रिक। प्रिसाइसली द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस एंड on their faces on the application of electric field are called dielectric। देखो दोस्तों क्या कहा गया है, बट वैसे तो डाइलेक्ट्रिक क्या है एक इंसुलेटर ही है, बट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं ऑन देयर फेसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के पे तब क्या होते हैं उसके अंदर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। एयर है, H2 गैस है, ग्रास है, माइका है, ट्रांसफॉर्मर कॉयल है, ये सब क्या है डाइलेक्ट्रिक्स हैं। मीन्स क्या है दोस्तों हाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाते हैं तो क्या होगा ये कुछ जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, व्हेन a non-polar dielectric slab is subjected to an electric field, dipoles are induced due to separation of effective positive and negative। जब नॉन पोलर को रखा जाता है तो क्या होता है सेपरेट हो जाते हैं डाइपोल्स और उससे वजह से क्या होता है दोस्तों डाइपोल बन जाता है। E नॉट इज द अप्लाइड फील्ड एंड EP इज द इंड्यूस्ड फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है ये डाइलेक्ट्रिक ABCD
तो इसके अंदर क्या होगा, जो ईपी है वो क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड है डायइलेक्ट्रिक का, और ई नॉट है क्या है, वो फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि बाहर से लगाई गई है वो है। तो क्या होता है दोस्तों, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो बाहर जो था वो ई नॉट था और जो है अंदर जो था ई पी, उसमें से माइनस कर दें तो डायइलेक्ट्रिक के अंदर जो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा। तो डायइलेक्ट्रिक, द फील्ड इज रिड्यूस व्हेन डायइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, फील्ड रिड्यूस होता है तब डायइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस होती है। द रेशो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल। देखो जो ये था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रिड्यूस वैल्यू आई है, उन दोनों का रेशो मटेरियल के लिए, ठीक है, कांस्टेंट फॉर द मटेरियल, कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई के, इस कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, एंड इज कॉल्ड डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ द स्लैब, और इसको हम डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये होगा डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोस्तों, ई नॉट फ्री स्पेस के अंदर और रिड्यूस जो आई थी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन वेक्टर, द पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डायइलेक्ट्रिक, कि कितना पोलराइज हुआ है उसकी डिग्री डायइलेक्ट्रिक की मेजर करता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डायइलेक्ट्रिक। कि कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि डाइपोल मोमेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि हम मान लें n इज द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डायइलेक्ट्रिक, देन पोलराइजेशन वेक्टर इज, तो क्या हो जाए पोलराइजेशन वेक्टर एन पी, पी इज इक्वल टू एन पी। तो n नंबर ऑफ से उसके दोनों की क्या हो जाएगा आपके पास में प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज कूलम्ब मीटर इनवर्स। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स में बी रिटन एज, तो इसको हम P को इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, फ्री स्पेस के अंदर परमिटिविटी और जो है अल्फा इसके अंदर कांस्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या है, it is found that the electric polarization P is directly proportional to the reduced value of electric field, कि ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये थी दोस्तों, और यहाँ पे जो हुआ है जाई हमारे पास में कांस्टेंट जाई और एप्सिलॉन, ठीक है, वेयर जाई इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया हमने उसको हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। हेयर एप्सिलॉन हैज़ बीन यूज्ड टू कीप इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस। इफ एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन, E naught is replaced by E and alpha is replaced by xi, then तब जो हम क्या पाएंगे दोस्तों, E इज इक्वल टू ई नॉट आया था ना, ई नॉट माइनस में ई पी, तो ई पी की वैल्यू की जगह पे वो रख दिया हमने, तो ए पी बाई एप्सिलॉन, और पी की जगह पे वैल्यू क्या रख सकते हो आप, ये देखो दोस्तों जो ये ई पी की वैल्यू है ये पी बाई एप्सिलॉन होती है, यहाँ पे ई पी की वैल्यू रखी है हमने, और तो ये P की वैल्यू हमने ऊपर निकाली जो वो रख दी, तो कटने के बाद में हमारे पास में आता है ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस जाई ई, और ई ब्रैकेट 1 प्लस ई कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस जाई। तो ई को अगर हम उधर लेकर के जाएं तो ई नॉट बाई ई हो गया। तो ये क्या था आपके पास में डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया आपके पास में 1 प्लस जाई,
ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस susceptibility, electrical susceptibility. This is the relation between dielectric constant and electrical susceptibility of material. ये रिलेशन होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी में. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ it is the maximum value of the electric field intensity that can be applied to the dielectric without its इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. बिना उसके इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के वो क्या है ये कि जो वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो कि अप्लाई की जा सकती है डायलेक्ट्रिक पे, उसका जब तक ब्रेकडाउन वो जो हम बोलते हैं उसको हम बोलेंगे. देखो दोस्तों, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट मीटर इनवर्स. इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज किलोवोल्ट मीटर मिलीमीटर इनवर्स. डायलेक्ट्रिक कुछ से क्या हमने लिख रखी है दोस्तों स्ट्रेंथ, जैसे कि वैक्यूम की क्या होती है डायलेक्ट्रिक, और यहाँ पे स्ट्रेंथ. वैक्यूम के लिए इन्फिनिटी दोस्तों, एयर के लिए 0.8 से 1 तक, पायरेक्स कांच के लिए 14, पेपर के लिए 14 to 16 और नेचुरल रबड़ के लिए 18 to 24, माइका के लिए 80, पॉलीथीन के लिए 20 to 160. इस तरीके से दोस्तों ये टेबल. नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब. तब एक कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन रखी गई है तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा ये हम निकालेंगे. यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के चले, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ये नेगेटिव, और ये इसके इन बिटवीन डिस्टेंस जो है वो d है, और इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रखी है जिसकी थिकनेस t है. बाहर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नोट हम लेकर के चले हैं, और इसके अंदर क्या है E. देखो दोस्तों क्या हो जाएगा फिर, जैसे द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of plate area A and plate separation D with vacuum in between. तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं. C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, वेयर T इज लेस देन टू D एंड प्लस माइनस Q चार्ज appears on two faces of slab. दो फेसिस के ऊपर ये प्लस माइनस चार्जेज. The E naught electric field exists over a distance d minus t. So potential difference between plates, तो potential difference क्या हो जाएगा d minus t के अंदर E naught d minus t, और E naught को हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट d minus t, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया. तो ये वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल की. देखो दोस्तों कंडक्टिंग स्लैब में हम पहले भी किया था, इसके अंदर क्या होगा जो अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस यहाँ चार्ज यहाँ प्लस चार्ज, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. उतना ही बाहर से उतना ही अंदर अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो बाकी जो डिस्टेंस रह गई वो टी ए डिक्रीज हो गई और डी माइनस में टी हो जाएगी. इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे डी माइनस में टी डिस्टेंस. अगर हम निकालें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होता है C इज इक्वल टू Q बाई वी. तो Q बाई वी, तो V की वैल्यू हम रख देते हैं ऊपर से, जो हमने V की वैल्यू निकाल रखी है. ये वैल्यू अगर हम जो है रखें तो क्या बन जाएगा Q, और ये V की वैल्यू रखने पे ये Q से Q कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. डी इसमें से कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस में T बाई डी, और डी को अगर हम ऊपर लेकर के जाएँ तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. और ये हम लेकर के चले थे शुरू से ही, ये क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर सबसे पहले जो था वो आपकी कैपेसिटेंस था, और वो कैपेसिटेंस हम रख सकते हैं. इसका मतलब C नोट, तो C नोट C इज इक्वल टू C नोट बाई 1 माइनस T बाई डी. तो क्लियरली है कि जो है C जो है वो C नोट से बड़ा है. ये जो कैपेसिटेंस जो निकाला इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमने, तो C नोट से बड़ा है, क्योंकि C नोट के डिवाइड में होकर के तब जा कर के कुछ आ रहा है इससे.
व्हेन टी इज इक्वल टू डी देन सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें क्या आता है, ज़्यादा आता है दोस्तों। तो कैपेसिटेंस ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इन बिटवीन, तब कंडक्टिंग स्लैब रखी जाए। अब यहाँ पे हम रखते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब वहीं से स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, और इसके अंदर ड्यू टू पोलराइजेशन ई इज इक्वल टू अंदर वाली जो है ई पी, इधर ई पी हो जाएगी और बाहर ई नॉट थी वही, और बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, इफेक्टिव फील्ड जो है इनसाइड में, एंड आउटसाइड फील्ड रिमेंस ई नॉट ओनली। तो ये ई नॉट ही रहेगा। तो इस केस के अंदर क्या होता है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में, तो इन टू में डिस्टेंस जो भी उसके बीच में है ई नॉट डी माइनस टी, ये यहाँ तक होगा, और ई टी थिकनेस तक होगा। तो हम जानते हैं कि ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाई के। तो यहाँ पे रख दें ई नॉट, ई की जगह पे ई की वैल्यू यहाँ बन गई ई नॉट बाई के, और ये आ जाएगा हमारे पास में, अगर हम इसके अंदर से ई नॉट कॉमन लें तो ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बट हम जानते हैं कि ई नॉट क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाई एरिया। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू रख दें ई नॉट की, तो यहाँ पे ये बन जाएगी। बट कैपेसिटेंस निकालना है हमें, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी। तो वी की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद में हमारे पास में वैल्यू आ जाती है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस में टी, और 1 माइनस में 1 बाई के। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये भी सी इज ग्रेटर देन टू सी नॉट, दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद इंट्रोड्यूस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये हम ध्यान रखें कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की जाती है उसके इन बिटवीन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दोस्तों, हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता था पहले, वेन डे ग्राफ जनरेटर। इसके ग्राफ को समझना है दोस्तों बस। देखो इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, दो पुले लगे हुए हैं दोस्तों, इनके ऊपर एक जो है, जिस तरीके से हमारी घर में पुली पे बेल्ट चढ़ी होती है, ऐसी एक बेल्ट है, ठीक है। ये मोटर है, मोटर के साथ में ये कंबाइन है, ये घूम रहा है। ये दो कॉम्ब टाइप में मेटल रखे होते हैं, ये कॉम्ब टाइप में मेटल, ये एक मेटल की सरफेस से फिर जो है ये कवरिंग यहाँ पे, और एक बाहर से कवर कर दिया जाता है कि चार्ज वगैरह बाहर ना आए। देखो दोस्तों क्या क्या लगा है, लार्ज कॉपर स्पीयर एस C1C2 कॉम्स विद शार्प पॉइंट P1 P2 पुले, HVR हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है, यहाँ पे ये है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, और M मोटर है, ये IS इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। ये आपका जो है इंसुलेटिंग स्टैंड IS जो भी, ठीक है, ये जो आपका इसमें ये बना हुआ है जो ये, ठीक है, ये तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड। D इज़ द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है D आपके पास में, यहाँ से T इज़ द क्या है, टारगेट, और T क्या है आपके पास में, टारगेट है। ये जो है यहाँ पे एक टारगेट टाइप में रखा हुआ T, और C क्या है, स्टील चैम्बर है, और ये क्या है, स्टील चैम्बर C। क्या कहता है दोस्तों, देखो It was designed by Van de Graaff in year 1931. It is a device used for building up high potential difference of the order of few millions volt. High potential difference building up करने के लिए ये यूज होता है। प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, दिस जनरेटर इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट एंड दैट फिनोमिना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज फिनोमिना पे काम करता है। The property that charge given to a hollow conductor is transferred to outer surface of the distributed uniformly over it.
तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है इसके अंदर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो लोग स्फीयर पे, बट ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इसको बाहर की साइड में, इनर में डिस्ट्रीब्यूट, इनर में क्या किया जा रहा है, आउटर सरफेस पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये। कंस्ट्रक्शन के अंदर दोस्तों क्या क्या लगा हुआ है। वैन डी ग्राफ जनरेटर कंसिस्ट ए लार्ज कॉपर स्पेरिकल सेल एस सपोर्टेड ऑन ए इंसुलेटिंग स्टैंड आई एस विच इज सेवरल मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड। कुछ हाई डिस्टेंस पे होता है दोस्तों ग्राउंड से, और ये एक स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ए बेल्ट पुले पे लगी हुई थी। ए बेल्ट मेड ऑफ इंसुलेटिंग फैब्रिक सिल्क रबर, इट मेड टू रन ओवर द पुले P1 P2 operated by an electric motors such that it ascends on the side of combs की साइड में। A combs C1 near the lower pulley is connected to high voltage rectifier whose other end earthed. Comb C2 near the upper pulley connected to the sphere S through a conducting rod. A tube T with charged particle to be accelerated at top and the target at bottom is placed at shown figure. The bottom end of the tube earthed for maintaining lower potential. To avoid the leakage of the charge from sphere, the generator is enclosed in the steel tank filled with air and nitrogen at very high pressure, 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगभग। ये थी दोस्तों इसकी वर्किंग, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब ये वर्क कैसे करता है। लेट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द हाई वोल्टेज रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू द कॉम C1 पे क्या गया, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट। ड्यू टू एक्शन ऑफ द पॉइंट electric wind is caused and the positive charges are sprayed on the belt silk. The belt made ascending by the electric motor EM and pulley P1 carries through charges upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको चार्ज को लेकर के चले जाते हैं। The comb C2 is induced in the negative charges which are carried by the conduction to the inner surface of the collecting sphere S through a metallic wire, which in turn induce positive charges on the outer surface of the dun. The comb C2 being negatively charged caused electric wind by spraying negative charges due to action of the point which neutralize the positive charge on belt. Therefore, the belt does not carry any charge back while descending. The process continues for a longer time to store more and more charges to the sphere, and potential of the sphere increase considerably. When the charge on the sphere is very high, the leakage of the charge due to ionization surrounding air also increase. Maximum potential across when the rate of charge carried in the belt is equal to rate at which charge leaks from the cell due to ionization of air. Now, if the positively charged particle which are to be accelerating are kept at the top of the tube T get accelerated due to difference in potential, the lower end of the tube is connected to the earth and hence at the lower potential, and are made to hit the target for causing nuclear reaction etc. यूजेज कहाँ कहाँ हैं दोस्तों इसके। Van de Graaff generator is used to produce very high potential difference for accelerating charged particle. हाई पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेटिंग करने के काम आता है चार्ज पार्टिकल्स को। द बीम ऑफ द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आर यूज्ड टू ट्रिगर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए काम आती है बीम। द बीम
is used to break atom for various experiment in physics. इन मेडिसिन के अंदर बीम आर यूज इन ट्रीट कैंसर के अंदर इट इज़ यूज फॉर रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज होती है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इसके डायग्राम से हम बताते हैं आपको दोबारा से कि क्या क्या इसके अंदर काम हो रहा है। डायग्राम से आप जल्दी समझ जाएंगे। देखो दोस्तों क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए दोस्तों ये क्या है कि HBr से क्या होगा, यहाँ पे कॉम जो जोड़ा हुआ है यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। ये बेल्ट जो है लगातार जो घूम रही है इस बेल्ट पे स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने के कारण यहाँ पे गया तो बाई इंडक्शन यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे जो ये इसके साथ में स्टील चैम्बर के साथ में इसके साथ में जुड़ी हुई है तो इस पर क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ फिर खाली बेल्ट यहाँ आई वापस, तो यहाँ से यहाँ खाली बेल्ट आएगी फिर वापस, फिर जो इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेकर के जाएगी यहाँ न्यूट्रलाइज। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और ये प्रोसेस दोस्तों इसकी इनर सरफेस पे ये नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है। तो स्टील चैम्बर है मेटल के केस में, उसके आउटर सरफेस पे बाई इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और वो ये जब ये वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आयंस हैं इस मेटल के ऊपरी सरफेस पे, ये क्या होते हैं यहाँ, ये एयर जो थी इसके अंदर ये आयनाइज होना स्टार्ट हो जाती है और ये आयंस एनर्जी पा करके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और ये ऐसे ही होते होते बहुत हाई एनर्जी से मूव करने लग जाते हैं और हाई पोटेंशियल से, और जो है इसके अंदर हाई एक्सेलरेशन की वजह से जो ये टारगेट रखा हुआ है इसको हम कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन इस पर कर सकते हैं। ये काम है दोस्तों इसका कम्प्लीटली। और ये बाहर से जो है एक चैम्बर बनाया हुआ है इसके अंदर कि जैसे ये चार्ज बाहर स्प्रेड ना हो। ये काम है दोस्तों वैन डे ग्राफ जनरेटर का, इस तरीके से ये वर्क करता है दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है और ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, अगर ये समझ में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है इसके अंदर से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अब इससे रिलेटेड दोस्तों जो हमारे NCERT के न्यूमेरिकल हैं वो NCERT के न्यूमेरिकल हम करेंगे फर्स्ट यूनिट का थ्योरी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।